गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द फंडा बॉक्स लेके आ चुका है आप सबके लिए 13 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और इसी के साथ हम देखेंगे आज का कोट। आज का कोट है, गिव अ बोल ऑफ राइस टू अ मैन एंड यू विल फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू ग्रो हिज ओन राइस एंड यू विल सेव हिज लाइफ। ये फ्रेंड्स, ये कोट आता है काम स्किल डेवलपमेंट में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, या किसी भी ऐसी चीज में जब आप किसी बेगर के पास जाते हैं। तो कन्फ्यूशियस ने ऐसा कहा है कि अगर आप किसी एक बेगर को या किसी इंसान को अगर आप एक दिन का राइस देते हैं तो आप उसे एक दिन के लिए उसका पेट भरते हैं, लेकिन अगर आप उसे राइस को बोना सिखा देते हैं, अगर आप उसे चावल बोना सिखा देते हैं, तो आप जिंदगी भर के लिए उसका पेट भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी को आर्म्स देने की जगह बेहतर है। यूपीएससी में एक कोट आया था कि इट इज बेटर, क्या स्किल देना बेटर है या आर्म्स देना बेटर है? तो डेफिनेटली स्किल्स देना कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है। चलते हैं आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। तो हमारी पहली न्यूज है, आरबीआई और पीएम ने सिग्नल किया है रिफॉर्म्स को। कौन से रिफॉर्म्स को सिग्नल किया है? बेसिकली कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। महाराष्ट्र में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिसेंट में फेल हुआ था। उसके अलावा हमने देखा किस तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के एनपीए 7-8% से भी ज्यादा राइज हो चुके हैं। कुछ स्टेट्स में ये एनपीए 13 से 14% तक जा चुके हैं। ब्लैक मनी हॉलिंग की एक प्लेस बन चुके हैं। इसके मेजर रीजंस क्या थे इस तरह की चीज के? इसके मेजर रीजंस थे फ्रेंड्स कि हमारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनमें बेसिकली एक डुअल कंट्रोल सिस्टम था। तो वो जो डुअल कंट्रोल सिस्टम था उसकी वजह से आरबीआई का भी उसमें से होता था, और आरबीआई के अलावा आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें से होता था। तो हम देखेंगे किस तरह से हमारी आजादी के समय इनका जो शेयर था सिस्टम में वो 64%, एग्रीकल्चर लैंडिंग में शेयर था 64%, वो भी अब रिड्यूस होकर 11% आ चुका है। डुअल कंट्रोल था तो डाउनफॉल हो चुका है। और आरबीआई और स्टेट रजिस्ट्रार थे पहले, तो उस वजह से भी डाउनफॉल हो चुका है। अब सीधा आरबीआई के कंट्रोल में है। लेकिन आरबीआई भी इनकी बैलेंस शीट देख के बोल रहा है कि ज्यादा इंटरेस्ट की वजह से, एज पर शशिकांत दास जी, ज्यादा इंटरेस्ट की वजह से ज्यादा पैसा डालना उचित नहीं है। आप देख के अपना पैसा डालिए। तो और हमारे पीएम भी वार्न कर चुके हैं कि आप हायर रिटर्न्स मत चेज कीजिए। As our PM says, when the RBI will oversee cooperative banks functioning, तो ये डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस रेस करेगा, लेकिन एक लेवल तक ही। गवर्नमेंट ने हमारी जो लिमिट है, हमारी इंश्योर्ड लिमिट डिपॉजिट की, वो 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। क्योंकि जैसा अभी रिसेंट कोऑपरेटिव बैंक के फेलियर में सामने आया था कि लोगों का काफी सारा पैसा, देयर मनी गॉट स्टक इन द बैंक। सो बेसिकली अब इसका आगे का पैरामीटर क्या हो सकता है? क्योंकि कॉपरेटिव का जो मूल फीचर है, जो मूल सिद्धांत है, जिस मूल सिद्धांत पे कॉपरेटिव चलती है, वो है एंटरप्राइज प्रमोशन। उनका फाइनल फीचर रहता है कि किस तरह से लोगों को लेंड करें और उनकी एंटरप्राइज बिल्डिंग करें। तो एंटरप्राइज बिल्डिंग के लिए कॉपरेटिव चलती है। तो बेसिकली इसका एक सिस्टमेटाइज सिस्टम हम ला सकते हैं, जिस तरह से रीजनल रूरल बैंक्स लेके आए हैं, या नाबार्ड लेके आया है, या फिर सिडबी एमएसएमई के लिए लेके आया है। तो इस तरह के मल्टीपल सिस्टम्स बन चुके हैं। तो डुअल कंट्रोल की जगह सिंगल कंट्रोल रखते हुए इन्हीं एंटिटीज को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी से हमारी जो ओरिजिनल कोऑपरेटिव एंटिटीज हैं हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव्स के बारे में और फैक्ट्स क्या क्या है? कोऑपरेटिव्स आपके किस एक्ट से स्टेब्लिश हुए? कोऑपरेटिव आप किस अभी हाल फिलहाल में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जगह मिली। आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव बनाने की आपको राइट मिल चुकी है। तो इस वजह से कोऑपरेटिव्स जरूरी हो चुके हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज ओपन हो गया। क्या है खास बात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की? अगर हम इसकी हिस्टोरिक रिजेम्बलेंस देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉर्ड अभिमुक्तेश्वर की सील है। 9th to 10th सेंचुरी डेटेड सील है, जो कि राजघाट एक्सकेवेशन में हमें मिली थी। तो ये सील दूसरी चीज जो है, जहाँ पे जुआन जैंग जो थे वो 635 सेंचुरी सी में आए थे, 635 सीई में, और उन्होंने भी इस टेम्पल को विजिट किया है। जुआन जैंग की बात आती है, किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल में आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
तो बेसिकली फ्रेंड्स आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें एक तो कोऑपरेटिव को मेन जगह मिली है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन डे अभी हाल फिलहाल में हमारा गया था 26 नवंबर को। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949 को नहीं मनाया गया, वो अभी 3 साल पहले मनाया गया है। और अभी 3 साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन डे की शुरुआत की गई है। पर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे गया था तो यहाँ पे हमारे लेखक ने बहुत सारे पहलुओं पे नजर डाली है, स्पेशली नेहरू का जो कंट्रीब्यूशन था राइट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, या फिर उनकी एडल्ट फ्रेंचाइज को लेके जो मांग थी कि भाई एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, या फिर उनका जो 1930 वाला जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन था जिसकी वजह से वो 26 जनवरी 1930 पे जो हमारा पहली बार झंडा फहराया गया था, तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज भी उन्होंने नेहरू जी की हाईलाइट करी है। नेक्स्ट चीज ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन में ये हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से सारे आइडियाज राइट फ्रॉम थ्रोन बाय यूरोपियन रेनेसां, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, idea of liberty, equality, fraternity, freedom of speech, conscience, justice, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये सारे के सारे आइडियाज नेहरू जी एक साथ क्लब करके लेके आए। जितने भी फिलोसोफर्स थे उनको उन्होंने सारे के सारों को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस में डाल दिया और सारी अच्छी चीजें एक साथ लेके आ गए। अंबेडकर की चॉइस देखिए किस तरह से हुई थी। अंबेडकर जी गांधी जी के स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे। वो खुद बोलते हैं कि मैं सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के उत्थान के लिए यहाँ पे आया था, और उनको चैम्बर ने एज अ चेयरमैन चुना। गांधी जी ने उनके अंदर वो फोरसाइट देखी और उनका नाम भी सजेस्ट किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल मतलब पीपल सॉवरेन है, वी द पीपल आर सॉवरेन। और हम ये कहते हैं कि ये जो सारे ऑर्गन्स होंगे ये हमारे अकाउंटेबल होंगे, अल्टीमेटली हमारी अकाउंटेबिलिटी के फॉर्म में रहेंगे। और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है तो कैबिनेट एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होता है, सारे के सारे ऑर्गन्स पीपल को अकाउंटेबल हैं। लेकिन जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी के बारे में अभी सीजीआई ने एक स्टेटमेंट दिया कि जुडिशरी को अकाउंटेबिलिटी से फ्री रखा गया है, क्योंकि जुडिशरी में ये रेस्पेक्ट डाला गया कि वो जस्टिस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 142 कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस लेके आता है। क्या है फ्रेंड्स? आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143। आर्टिकल 142 तो है आपका कि आपका सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होगा, आर्टिकल 142 143 कहते हैं कि वो एक डिक्री के समान माना जाएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू अ डिक्री ऑफ लॉ। तो उसमें कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस डाला गया। अगेन केशवानंद भारती केस में आपका बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था उसने भी कहीं ना कहीं ये दृढ़ता स्थापित कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की अल्टीमेट गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की ही रहेगी, जैसा कि यूपीएससी 2015 में एक क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। सो फ्रेंड्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा अगला आर्टिकल है फ्रीडम एंड पावर। जो बाइडेन ने अभी अभी डेमोक्रेसी सबमिट करी है। डेमोक्रेसी सबमिट में उन्होंने बहुत सारे देशों को इंक्लूड किया, बहुत सारे देशों को एक्सक्लूड किया। उसका कोई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था नहीं, बट स्टिल वहां पे जो निकल के आया वो ये था कि जो बाइडेन ने खुद की स्पीच में कहा, वी आर एमिंग फ्री मीडिया 1, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस 2, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन 3, एंड लिस्टेड ऑथोरिटेरियनिज्म, करप्शन को हम खत्म करेंगे, ह्यूमन राइट वायलेशंस को हम खत्म करेंगे। मोदी जी ने क्या कहा कि हम इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन डिग्निटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल की तरफ काम करेंगे। तो ये मोदी जी का स्टेटमेंट आप एज इट इज डाल सकते हैं। मैक्सिमम जगह से जो आवाज उठ के आई फ्रेंड्स, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती जा रही है। तो सोशल मीडिया के लिए क्या है कि सोशल मीडिया को एक डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म का साधन माना गया। क्या है सोशल मीडिया? इट्स अ टूल ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म। टेक कंपनीज और सोशल मीडिया तो कहीं ना कहीं इनके रेगुलेशन की आवश्यकता देशों को पड़ती जा रही है। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है दैट फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम। इसको याद रखिएगा, डेमोक्रेसी लाइक चैरिटी बिगिंस एट होम, एंड रेदर देन मेकिंग इंटरनेशनल प्लेजेस, आप अपने घर जाइए और घर पे डेमोक्रेसी और वो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी देने की कोशिश कीजिए। पोस्ट पेंडेमिक वर्ड आ चुका है।
अब हम देखेंगे इंडिया किस तरह से जो वैक्यूम आया है पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के बाद, उसके अंदर किस तरह से अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के बाद इकोनॉमी काफी रुक गई थी। ग्लोबल वैल्यू चेन्स जिसमें इंडिया आ सकता है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स डिस्टरप्ट हो गई थी। हमारा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि इंडिया को सबसे पहले ग्लोबल वैल्यू चेन्स को हिट करना चाहिए। अगर हम इनको हिट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो मल्टी लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना इज रिसीडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग से जा रहे हैं। आगे हम देखेंगे किस तरह से इंडिया चिप इंडस्ट्री में भी आगे आ रहा है। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग से रिसीड हो रहा है, तो जब चाइना मैन्युफैक्चरिंग से रिसीड हो रहा है तो हम मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर सकते हैं। वैक्यूम कहाँ का आया है? सर्विस सेक्टर में वैक्यूम आया है, हेल्थ सेक्टर में वैक्यूम आया है, डिजिटल बूम इंडिया ऑलरेडी दे चुका है और डिजिटल सेक्टर में वापस से वैक्यूम है। और हम देख रहे हैं वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर रिबाउंड, वेरी स्ट्रॉन्गर रिबाउंड की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ तक कि यूएस में भी 6% का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, हाई ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। फेडरल ट्रेजरी जो है टेम्परिंग के बारे में सोच रही है। तो हम ये देखेंगे किस तरह से चीजों को एड्रेस किया जा सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है अगेन, तो हम ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अंकटैड बोलता है कि 22% इंक्रीज हो रहा है मर्चेंटाइज ट्रेड में कंपेयर्ड विद प्रायर कोविड लेवल्स। एफडीआई फ्लोज $852 बिलियन तक रीच कर चुके हैं, जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा है। तो अब हमारा क्या काम रहेगा कि एक तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स को हिट कीजिए, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाइए, टेक्नोलॉजिकल गैप्स को खत्म कर दीजिए और डिजिटल इकोनॉमी को यूज करते हुए आपका वर्क और बिजनेस लैंडस्केप बनाइए। तो कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग्स में भी रैंकिंग इंक्रीज होती जा रही है। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग कितनी हो गई है। तो हम देख सकते हैं वर्ड और बिजनेस लैंडस्केप को बढ़ाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट और इनोवेशंस दोनों क्रूशियल रहेंगी। अब इसमें करंट जो हमारा ब्रीफ आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमारा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अगर डिक्लाइन हो रहा है तो दैट वोंट सॉल्व द पर्पस। तो हमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा और प्राइवेट लैंडस्केप में ये फीलिंग डालनी पड़ेगी सिक्योरिटी की, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड बढ़ पाए। ग्लोबल कोलैबोरेशन और इंडस्ट्री 5.0 की तरफ चीजें जा रही हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक वर्ल्ड की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो नाउ अब इंडिया के लिए ये प्लेस आया है क्योंकि इंडिया ने कोविड-19 में अपने आप को शो कर दिया दैट इंडिया कैन बी अ वर्ल्ड लीडर इन ऑल द थिंग्स। एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज से लेके आपके हेल्थ केयर सेक्टर तक हमारे पास सारी कैपेसिटीज हैं और हम उन कैपेसिटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो ड्रीम ऑफ बीइंग अ चिप हब, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इंडिया एक चिप हब बनने की तरफ आगे बढ़ सकता है। चिप के लिए चाहिए क्या होता है? चिप एक सेमीकंडक्टर चिप होता है। सेमीकंडक्टर चिप आपका सिलिका से बनता है। सिलिका इज SiO2 दैट इज सैंड। तो आपकी सैंड की अवेलेबिलिटी जहां जहां है और सिलिका की अवेलेबिलिटी और रेयर अर्थ की अवेलेबिलिटी जहां जहां है, तो वहां वहां चिप प्रोडक्शन किया जा सकता है। चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी डेवलप की जाने की संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश में क्योंकि वाटर भी है काफी सारा और इसमें काफी सारा वाटर लगता है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अपना एक चिप हब, एक सेमीकंडक्टर हब बना सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सेमीकंडक्टर हब बनाने से काम चल जाएगा? नो फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर हब बनाने से आपकी बेसिक सेमीकंडक्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका जो इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस सेमीकंडक्टर का डिजाइन है, जब तक वो आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डिजाइन। डिजाइन के लिए क्या चाहिए आपको? आपको करना पड़ेगा इकोसिस्टम क्रिएशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अफ्स्पा काफी दिन से न्यूज में चल रहा है, हम अफ्स्पा को रेगुलरली देख भी रहे हैं। यहाँ पे हमें एक जो पॉइंट देखने की खास जरूरत है कि हमने देखा कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958 में आया था, असम के लिए आया था, बाद में धीरे धीरे चीजों को चेंज किया गया
बाद में जम्मू कश्मीर, सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आए। ब्रीफ समरी क्या क्या है, अभी नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स हैं। मेघालय त्रिपुरा को हटाया जा चुका है। मेघालय 2015 में अफ्स्पा से बाहर आ गया था, त्रिपुरा 2018 में तो अफ्स्पा से बाहर आ गया था। अभी कौन कौन से स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, असम कंप्लीट एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ ये 4 स्टेट्स हैं। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर है हमारा। तो अब ये देखेंगे हम, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, कि बहुत देखने वाली चीज है कि सेंटर और स्टेट दोनों इंडिपेंडेंटली अपने यहाँ पे अफ्स्पा या डिस्टर्ब्ड एरिया, वर्ड इज डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आर्टिकल सेक्शन 3, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर डिक्लेयर कर सकता है या सिर्फ स्टेट कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि मणिपुर और असम यहाँ पे स्टेट ही यहाँ पे स्टेट ही टैग कर रहा है अपने आप को डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पे, अपने आप को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में। नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन पैनल। हम भी देख रहे थे कि डिलिमिटेशन पैनल, हमने देखा कि क्या होता है। तो बेसिकली पैनल तो चलिए ठीक है, अलग चीज है। एक डिलिमिटेशन कमीशन है, वो डिलिमिटेशन एक्ट से बना हुआ है। 2026 तक हमारा डिलिमिटेशन रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? ताकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज के साथ एक्ट ऑन कर सकें और डिलिमिटेशन एक हथियार ना बन जाए पॉपुलेशन इंक्रीज का। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन नोट ऑफ सेक्शन 124A मिसयूज। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। हमारी सीजीआई बोलते हैं इट्स लाइक गिविंग अ टूल टू अ कारपेंटर। आपने एक लकड़हारे को औजार दिया कि भाई ये लकड़ी का पीस काट देना, और उसने पूरा जंगल ही काट दिया। एंड यूज्ड टू कट द फॉरेस्ट, इट इज यूज्ड टू कट द फॉरेस्ट। तो जैसा कि आपने सेक्शन 124A में देखा, बहुत सारे केसेस आ चुके हैं आपके, केदारनाथ के केस से लेके आपके महात्मा गांधी जी का केस या बाल गंगाधर तिलक जी का केस, सारे केसेस में ये केस हाईलाइट हुआ था। केदारनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था और ये बोला था कि स्टेट की बुराई करना सेक्शन 124A का पार्ट नहीं है, स्टेट की पॉलिसीज का बुराई करना। नेशन का अगेंस्ट और जाना और नेशन के अगेंस्ट वायलेंस को इंसाइट करना ही सोल रीजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ही गलत तरह से यूज हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉन्फिडेंस लिया है। और श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको वेग लॉस को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी कमेटी थी। उस कमेटी ने 127 ऑब्सोलीट लॉज को स्क्रैप कर दिया। सीजीआई ने बोला कि जब आप वहां पे वो स्क्रैप कर रहे थे तो उस टाइम पे इसको भी स्क्रैप कर ही देना चाहिए था, बिकॉज इट इज अ कॉलोनियल लॉ, ड्रैकोनियन लॉ, और अपने आप में इविल है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी इसके लिए कई सारे डिबेट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 71 वॉर से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। इट विल बी रेयरली सीन इन हिस्ट्री कि एक आफ्टर डिफीटिंग अनदर कंट्री इन वॉर, कंट्री ने अपना डोमिनेंस स्थापित नहीं किया जबकि उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को पॉलिटिकल पावर वापस से सौंप दी। S-400 का इश्यू काफी टाइम से चल रहा है। क्या है S-400 का इश्यू? S-400 एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रशिया इंडिया को दे रहा है, लेकिन यूएस इसको फ्लैग कर चुका है। यूएस का एक लॉ है। क्या लॉ है? काटसा। काटसा क्या होता है? काटसा को फ्रेंड्स बाकी के सारे एग्रीमेंट्स के साथ मत देखिएगा, बाकी सारे हैं लॉजिस्टिक्स के एग्रीमेंट, कॉमकासा एंड अदर थिंग्स। काटसा है कि अमेरिकन एडवर्सरी को सैंक्शन एक्ट के थ्रू काटा जाएगा। तो काटसा काटा। तो बेसिकली जो काटसा का इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, हमारे एडवर्सरीज के साथ कोई भी इस तरह की हमारे अगेंस्ट डील साइन करी, तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो बेसिकली रशिया और इंडिया ने अभी तक उसको बो डाउन नहीं किया है। रशिया यूएस ने ऑलरेडी टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाई है S-400 के ऊपर लेने के लिए, लेकिन इंडिया पे लगाई नहीं है। बट इंडिया इज नॉट गोइंग डाउन टू इट एज ऑफ नाउ। रशियन डिप्लोमेट ने बोला है कि S-400 इंडियन सॉवरेनिटी का एक तरीका है और इंडिया को सॉवरेन रहना चाहिए, अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। उनको बेचना है वो कहेंगे। और इनफैक्ट अगर इंडिया लेता है तो उनके और भी कंट्रीज के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद हो जाएंगे। अच्छा, एक मैकेनिज्म है जो इसमें जिक्र किया गया है, दैट इज ट्रॉइका प्लस। फ्रेंड्स, ट्रॉइका प्लस क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। यहाँ रशिया, यूएस, चाइना मिलते थे ट्रॉइका में। रशिया, यूएस, चाइना। किस लिए? कि हम अफगानिस्तान को सॉल्व करेंगे, हम 3 बड़े देश। पाकिस्तान को भी ले लिया। क्यों?
ट्रॉयका प्लस बना दिया, बोले कि क्या है ट्रॉयका प्लस, कि अफगानिस्तान को सॉल्व करेंगे, नेबर की जरूरत है तो अफगानिस्तान को भी लो, तो पाकिस्तान को भी लो। रशिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया को इनवाइट किया है, तो ट्रॉयका प्लस में अब इंडिया भी इनवाइटेड है, और रशिया बोल रहा है कि इंडिया और ईरान को ट्रॉयका प्लस का एक ब्लैंक जरूरी पार्ट होना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ इंडिया रशिया रूपी रूबल सिस्टम को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है रूपी रूबल सिस्टम? रूबल फ्रेंड्स रशिया की करेंसी है, और वो रूबल जो है और रूपी में आपस में ट्रांजैक्शन हो जाएगा, दैट इज रूपी रूबल सिस्टम। ये इंडिया ने 1970s में भी शुरू किया था, दैट इज अ वेरी गुड फीचर, बहुत ही अच्छी पहल है ये। आगे हम देखेंगे बेनेट इन यूएई ऑन हिस्टोरिक फर्स्ट विजिट बाय एन इजरायली पीएम। ये अपने आप में एक रियल पॉलिटिक का पार्ट है। अगर रियल पॉलिटिक पे क्वेश्चन आए तो आप इस तरह की चीजों को कोट कीजिएगा कि हिस्टोरिक एडवर्सरीज जो अभी भी एडवर्सरीज हैं, उनमें भी आपस में कॉमन चीजों के लिए विजिट हो रही है, होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट, इंडिया इस पॉलिसी को कहता है डिहाइफिनेशन पॉलिसी, एज जैसे कि यूएस कहता है इंडिया ईरान और इजराइल को अलग करता है और दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलता है, और दोनों एडवर्सरीज हैं। 13th अमेंडमेंट, फ्रेंड 13 अमेंडमेंट क्या है? सिर्फ आ जाएगा 13 अमेंडमेंट। तो 13 अमेंडमेंट है आपका श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ने 1987 में एक चेंज करवाया था श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो चेंज क्या था कि आप लोग, आपके जो तमिल एरियाज हैं, जो नर्दर्न प्रोविंसेस हैं, जिनको नर्दर्न प्रोविंसेस कहते थे, उन नर्दर्न प्रोविंसेस को आप डेलीगेशन ऑफ पावर्स देंगे और बहुत ज्यादा पावर्स देंगे वहां पे। तो 1987 में फ्रेंड्स वो हुआ था, लेकिन इतने साल गुजर गए लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इन पेपर। तो फाइनली अब वहां पे वन कंट्री वन लॉ की तरह से बोल रहे हैं कि हम तो पूरा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन और नई चीज डिजाइन कर रहे हैं। सो इट्स अ मैसेज टू ऑल। तो कहीं ना देखते हैं अब इसका, क्योंकि 2-4 महीने इसमें लगेंगे, उसके बाद जब इसकी फाइनल न्यूज आएगी उसके ऊपर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बट तब तक याद रखिएगा 13th अमेंडमेंट होता क्या है। अगला हम चलते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल है मेकिंग सेंस ऑफ केरला। केरला कोई मॉडल को बाकी सारे मॉडल से डिक्रिप्ट करके देखा गया है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल बोलता है कि वो अपर इनकम कंट्रीज के बराबर उनके सारे लेवल्स हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केरला इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वहां पे जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.6 1.7 तक आ चुकी है। वहां के जो एजुकेशनल और हेल्थ के लेवल्स हैं वो बेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज को भी टक्कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके कुछ मेजर रीजन बताए गए हैं। पहली चीज, उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट किया, सबको साथ में लेके, सबका साथ सबका विकास। सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे किसने दी थी सोशल जस्टिस की थ्योरी? जॉन रॉल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स थे? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस प्रिंसिपल। दूसरा क्या बोलते हैं ये, कि फ्रॉम बिलो से शुरू किया गया और कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की गई। तो कैपेसिटी बिल्डिंग से क्या हुआ कि जैसा कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग से क्या होता है, आपका डेवलपमेंट एज फ्रीडम आ जाता है। डेवलपमेंट को जब अमर्त्य सेन ने बताया कि फ्रीडम क्या है, दैट इज डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट क्या है, कि फ्रीडम, फ्रीडम क्या, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ डेवलप, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग किस किस चीज की? एजुकेशनल, एसोसिएशनल, सिविक, स्किल, ये सारी कैपेसिटीज आपको देनी है। अच्छा, किस किस मॉडल की तुलना होती है? एक तो इन्होंने बोल दिया अमर्त्य सेन मॉडल, दूसरा कौन सा होता है? पीएन भगवती, पीएन भगवती मॉडल। पीएन भगवती जी क्या बोलते हैं कि भाई आप अपॉर्चुनिटीज दो, कैपेसिटीज अपने आप बिल्ड होने लगेंगी। इस पे कौन सा स्टेट टिका हुआ है? किसको बोलते हैं? गुजरात मॉडल। कि आपने अपॉर्चुनिटीज दी, कैपेबिलिटीज अपने आप डिस्कस बढ़ने लगेंगी। लेकिन क्या वहां पे एजुकेशन अच्छी हुई? नहीं। क्या वहां पे हेल्थ अच्छी हुई? नहीं। तो इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन हम आगे देखते हैं कि चौथा उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी में इन्वेस्टमेंट किया। और ये सारी चीजें मिलके अब वहां पे एक तरह का एक रेवोल्यूशन ला चुकी है, और अब वो डिजिटाइज इकोनॉमी में जा रहे हैं। और किस तरह से वो अपनी कैपेसिटी को आगे ले जा रहे हैं देखिए फ्रेंड्स। अब उनके बजट की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग केरला टू नॉलेज इकोनॉमी। जो उन्होंने कैपेसिटी डेवलप करी है उसी को वो इकोनॉमी बना रहे हैं। सो दैट्स दिस आर्टिकल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा आता है द फ्यूडल क्लाउड किंगडम। जैसा कि आप
कनेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स चीजों को, किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे सोशल मीडिया और बाकी चीजों को डेमोक्रेसी समिट में डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म बताया था। तो आज अब देख लीजिए उसका कमाल, हमारे अमेजोन का क्लाउड सिस्टम पे डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, हमारे अमेजोन जो वेयरहाउसिंग सर्विसेज है AWS का क्लाउड सिस्टम पे 40% कंट्रोल है। ठीक है, तो वो एक तरह से डिजिटल फ्यूड बन चुका है। अब क्या हुआ, कल उसमें डिस्ट्रप्शन हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम स्टॉल हो गया। क्लाउड फीचर क्या होता है, आपका जो भी डेटा होता है आप सर्वर्स पे डाल देते हैं और एक टेक कंपनी उसको मैनेज करती है। यहाँ पे एक ही टेक कंपनी है, ओलिगोपॉली सॉर्ट ऑफ थिंग बन चुकी है, 2-3 कंपनियां ही सब कुछ चला रही है। तो ये ओलिगोपॉली आने से आपकी प्राइजेस से लेके सारी चीजें मोनोपोलाइज हो चुकी हैं। अच्छा, इसके क्या उपाय हो सकते हैं? पहली चीज, ये आर्टिकल तो बोल रहा है कि आप पीयर टू पीयर डेवलप कीजिए। आप पीयर टू पीयर के आगे भी जाके सोचिए फ्रेंड्स, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम देखते हैं कि पीयर टू पीयर से आगे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो एज टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं, जहां पे आपका सिस्टम स्टोर तो आपके कंप्यूटर पे ही करेगा, पर वो एज पे होगा। उससे आपका प्रोसेसिंग टाइम भी घटेगा, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी घटेगी, और आप कंपनी के ओलिगोपॉली पे भी नहीं रह पाएंगे डिपेंडेंट। सो बेसिकली फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम चलते हैं आज की कोट पे, लास्ट कोट पे। हमारी कोट है, द मैन हु आस्क अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट, द मैन हु डज नॉट आस्क इज फूल फॉर अ लाइफ। सो बी अ फूल फ्रेंड्स, बी स्टे स्टूपिड, स्टे फुलिश, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, एंड डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू।